हेलो बच्चों, और हमारा मैथमेटिक्स क्लब में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या उसको एल्गोरिथम बोल सकते हैं आप। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिथम। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा चैप्टर 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो संख्या का या दो से अधिक संख्या का HCF यानी महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और थोड़ा बहुत LCM भी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, लघुत्तम समावर्त्य जिसको शॉर्ट में लॉसा बोलते हैं। तो ये NCERT बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं। तो 5 से 7 क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन है बच्चों HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9, यानी कि इसको पढ़ेंगे HCF ऑफ 306, 657 ब्रैकेट बंद बराबर 9, यानी HCF का वैल्यू दिया हुआ है, दो संख्या का HCF दिया हुआ है। LCM 306 और 657 का कता ज्ञात करने निकालने के लिए। तो इसका कुछ सूत्र है जो आप लोग देखिए, बता देते हैं आप लोगों को, गौर से देखिएगा आप लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहली बात सूत्र है बच्चों सर के, इसके लिए देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF, दोनों संख्या का HCF, दोनों संख्या का HCF गुना LCM। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, दोनों संख्या का, हम थोड़ा आगे कर दिए हैं, दोनों संख्या का, ठीक है। यानी तो एक और पता है आप लोगों को, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पढ़ाए थे HCF गुना LCM, ये पढ़ाए थे। एक रूल और होता है बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर। तो इसी को आप पलट दीजिएगा, आप लोगों को समझाने के लिए बोले हैं, दोनों संख्या के HCF यानी कि दोनों यानी कि ऐसे लिखिए HCF ऑफ A, B, ठीक है, गुना LCM ऑफ A, B। तो यहाँ पे A गुना B हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा A गुना B बराबर HCF ऑफ A, B गुना LCM A, B। यही समझाना चाह रहे थे आप लोगों को। या तो इस तरीका से सूत्र को समझिए, या तो सूत्र को इस तरीका से समझिए, या सूत्र को इस तरीका से समझिए। तीनों एक ही तरीका है, कुछ अंतर नहीं है। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या,
या इसी को बोलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, या इसी को बोलिए पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या, बात बराबर है, बराबर है तीनों में। दोनों दो संख्या रहेगा ना उसका HCF, या डायरेक्ट बोलिए HCF, क्या दोनों संख्याओं का HCF LCM, या डायरेक्ट LCM बोलिए, या नहीं तो आप वो संख्या डाल दीजिए उसका HCF लिख दीजिए, वो संख्या डाल दीजिए उसका LCM लिख दीजिए। यानी तरीका ये है, यानी कि तीनों एक ही सूत्र है बच्चों, खाली सूरत शकल चेंज हो गया और कुछ चेंज नहीं हुआ है। समझ रहे मेरी बात को, खाली सूरत शकल चेंज है, माना एक ही है, देख सकते हैं आप लोग, इसलिए घबराइएगा नहीं। उतारिए इसको। तो इसमें कह रहा है 306 और 657 का HCF दिया हुआ है। तो मान लीजिए कुछ देर के लिए हम इसी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है। तो कितना 306 है ना, 306 नहीं, कलम लाल से कर देते हैं, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। 306 है गुना 657, 657 बराबर HCF निकालना है दोनों का, यानी कि HCF 306 का और 657 का गुना LCM 306,657 का, यही कह रहा है बच्चों। तो देख लीजिए, इसको बना लीजिए, डायरेक्ट दिया ही हुआ है। 306 गुना 657 बराबर LCM कितना दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 9 है, गुना इसका निकालना ही है हमको। LCM 306,657 देख रहे हैं ना। तो देखिए 9 को इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, ये ऊपर है ना तो नीचे आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप लोग बड़े हो चुके हैं, काट देंगे यहाँ डायरेक्ट। क्या पहले तो 3 से काट लीजिए, 3 तिया ही 9 कट गया, 3 से इसको काटिए, 3 निकाल 3 0, 3 दूनी 6 काट दिए। अब देखिए 3 से कटता है, 3 तिया 9 12, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 चौका 12 कट गया। अब क्या होगा, अभी दोनों गुना कर दीजिए, तो 657 को 34 से गुना कर दीजिए। 7 चौका 28, 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौका 20 आ 2 22, 22 के 2 हाथ में 2, 6 चौक 24 आ 2 26, 7 तिया 21, 21 के 1 हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17, 17 के 7 हाथ में 1, 6 तिया 18, 1 19, 8 3 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 3 12, 12 के 2 हाथ में 1, 22 338, 22 338 बराबर LCM ऑफ 306 657 नहीं ना है, लिखेंगे इसीलिए LCM ऑफ 306,657 बराबर 22,338 आंसर यानी उत्तर। कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, बस या तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दिए हैं, अब बस काट दिए हैं। समझ रहे मेरी बात को, इतना लिखने की जरूरत नहीं था, खाली 9 लिख देते, गुना LCM लिख देते, काट कूट देते, निकाल देते। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है इतना दर्शाने के लिए, दर्शा दिए हैं, तो इसको उतारिए आप लोग। मेरा 5वां क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। जांच कीजिए कि क्या, यानी प्रूव करना, साबित करना है, किसी प्राकृतिक संख्या, यानी कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि n के जगह पर है ना कुछ भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर संख्या, कॉमा
संख्या जो है 6 के पावर में n अंक, 6 के पावर में कुछ डाल दीजिए आप, और जितना वैल्यू आए ना तो बोल रहा है वो जो आएगा क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 के पावर में हम 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, या 6 के पावर में 10 रखें, 20 रखें, 25 रखें, तो बोल रहा है कि इतना रखने पर क्या कभी 0 लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा, संख्या के अंत में 0 आएगा कि नहीं आएगा, उसको पूछ रहा है, वही साबित करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, चूंकि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित, चूंकि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित होगी। तो टेढ़ हो गया है क्या, चलेगा। अर्थात मतलब यानी 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 को आना होगा, लेकिन 6 को तोड़ने पर हमें ये प्राप्त होता है। देखिए, यानी 6 बराबर 2 गुना 3, अभाज्य गुणनखंड है, परंतु इसमें 5 नहीं है। इसलिए 6 के पावर n में कोई ऐसी संख्या n नहीं है जो 6 के पावर n 6 to n के अंत में शून्य ला सके। आंसर या प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, साबित हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। देख लीजिए बच्चों, कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कि जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n है
प्राकृतिक संख्या कोई n है, जो 6 के पावर में वो n चढ़ा देंगे तो 6 के पावर में जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए 2 डाल दिए या 3 डाल दिए या 5 डाल दिए या 10 डाल दिए, तो उसका जो मान निकालिएगा तो अंत में इसके पावर के अंत में 0 आएगा। सो कह रहा है, बात समझ रहे हैं? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 6 के पावर में 1 डाल दीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 के पावर में 2 डाले, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या डालना पड़ता है, 6 गुने 6, देखिए 36 आ रहा है। 6 के पावर में 3 डालिएगा बच्चों तो 6 गुने 6 क्या आएगा, 6 36, 36 के 6 हाथ में 3, 6 18 3 21 216, यानी कितनों कर दीजिए आप, 6 के पावर में 4 कर दीजिए तो 6 गुने 6 तो लास्ट में 6 आएगा, 0 कुछ भी नहीं आता है, लास्ट में 6 आता है। देख लीजिए आप करके, 6 के पावर में कुछ डालिएगा तो 6 को 5 हो जाएगा, देखिए 3 2 5 1 6, फिर देखिएगा ना लास्ट में 6 आएगा, 0 एवे नहीं करता है, कुछ आप डाल दीजिए, 200 डाल दीजिएगा ना, 6 के पावर में 10 डाल दीजिएगा फिर भी आपको लास्ट में 6 आएगा, 0 नहीं आता है। तो कह रहा है कि चूंकि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा, कंडीशन है होगा, और जब भी होगा तो 5 से विभाजित होगा, भाग लग जाएगा। देख लीजिए, मतलब उसको 30 रहेगा बच्चों। देखिए कहने का मतलब है कि 6 गुने 5 रहेगा, या इसी को बोले 2 गुने 3 गुने 5, ये रहेगा तब ना 5 से इसमें भाग लगेगा बाबू, 5 से भाग लगेगा, 5 से 15 30, ये 30 हो जाएगा, और तब इसमें 5 से भाग देंगे, 5 6 के 30, देखिए 0 आया लास्ट में, कट रहा है पूरा। और जब इसमें 5 नहीं है, कहीं पर 5 है ये नहीं है, तो 0 आएगा नहीं, भाग लगेगा नहीं। तो वही बोल रहा है कि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा, मानते हैं 5 से विभाजित होगा, मानते हैं 5 से विभाजित होगा, लेकिन यानी मतलब अर्थात 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में 5 को आना ही होगा। 5 अगर नहीं होगा तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 0 होने के लिए 5 को आना ही होगा। लेकिन 6 को तोड़ने पर हमें यह प्राप्त होता है, देख लीजिए 6 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 3, 5 कहीं आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड है परंतु इसमें 5 नहीं है, 5 को आना ही होगा। यानी कि बात करने का मतलब है कि 6 के पावर में 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, 5 कुछ डाल दीजिए, बीच में कहीं 5 आइए नहीं रहा है, और जब तक 5 नहीं आएगा तो 0 नहीं होगा, क्योंकि 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, लास्ट में 0 आता है। कितनों को यहाँ पे 5 लगा दीजिए, यहाँ भी 5 लगा दीजिए, देखिए 6 5 30, 0 आ जाता है, तो ना इसके पीछे संख्या सब रहेगा। अब इतना 6 लिख दिए, और जब तक इसमें 5 से गुना नहीं कीजिएगा बच्चों, 5 से गुना नहीं कीजिएगा तो 6 5 30, तब तक 0 एवे नहीं करेगा लास्ट में, यानी 5 को हर हाल में आना ही पड़ेगा। अगर 5 नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए नहीं होगा। तो इसमें साफ साफ बता दिए हैं, इस समझने वाला चीज़ है, इसको रटने वाला चीज़ है बच्चों। मैं आपको फिर दोबारा समझाता हूँ, चूँकि 6 के पावर में n शून्य पर समाप्त होगा तो 5 से विभाजित होना होगा उसको, अर्थात 6 के पावर में n, 6 के पावर में n अभाज्य गुणनखंड में, 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में 5 को आना होगा। लेकिन 6 को तोड़ने पर हमें यह प्राप्त होता है, देखिए 6 बराबर 2 गुने 3, यानी 6 के पावर n है 1 है ना जी, कुछ डाल दीजिएगा तो देखिए 2 डाल दिए तो 6 गुने 6। अब मान लीजिए इसी को तोड़िएगा आप तो कैसे होगा, 2 गुने, इसको और तोड़िए, 2 तिया 6, फिर 2 गुने 3, देखिए कितना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6, 5 आ रहा है नहीं आ रहा है। वही बात बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड है परंतु इसमें 5 नहीं है, नहीं आ रहा है, इसीलिए 6 के पावर n में कोई ऐसी संख्या n नहीं है जो 6 के पावर n के अंत में शून्य ला सके, ये बोल रहा है। समझ गए मेरी बात को, समझिए, इसको पढ़िए और समझिए, ये लैंग्वेज पेपर की तरह है, समझे। 2-3 बार इसको बनाइएगा नहीं, रटिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा इस चीज़ को, इसको उतारिए आप लोग।
देखिए एक बार समझ लीजिए क्या था, 6 के पावर में n बोल रहा है कि n के जगह पर कोई ऐसा संख्या है जो डाल दे तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाए। देखिए यहाँ 0 आ जाए, लास्ट में होगा ना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखते हैं 1250, तो ये लास्ट में 0 है ना, इधर से लास्ट में 0, हालांकि शुरुआत माना जाता है, ये शुरुआत माना जाता है। मान लीजिए 13,000, 20,500, ये इसको संख्या के हिसाब से लास्ट में 0 माना जाता है इसको, लेकिन गिनती इधर से दाएं दाएं सैकड़ा, समझे, तो पहली संख्या हो गया हालांकि ये, लेकिन ये बोल रहा है गुना भाग करने में जो वैल्यू आवे उसके लास्ट में 0 आ जाए। तो क्या यहाँ डाले कि लास्ट में यहाँ 0 आ जाए? तो बच्चों आप लोग क्या बोले, 6 के बाद 1 भी डालिएगा ना तो 6 गुना 1 यानी 6 होता है। 6 के पावर 2 डालिएगा तो 2 को 6, 6 गुना 6 बराबर 36 आता है। 6 के पावर में 3 डाल दीजिए तो देखिए 6 गुना 6 216, कुछ डाल दीजिए। 6 के पावर में 4 डाल दीजिए, 6 गुना 6 6 हाथ में 3, 6 1 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296 आ जाएगा। 6 के पावर में अगर 10 से डाल देते हैं, देख लेते हैं कितना होगा। तो 1 2 3 4 का ये हाल है, तो बहुत बड़ा गुना हो जाएगा, समझे। यानी कि आप देख लीजिए गुना करके बहुत बड़ा गुना हो जाएगा बच्चों। यानी 1296 को 1296 से गुना करना पड़ेगा, फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा। यानी कि लास्ट में है ना 6 ऐसी संख्या है जिसके पावर में कुछ डाल दीजिए तो लास्ट में 6 आएगा। देखिए 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आएगा, वही बोल रहा था वो, समझे। तो मेरा छठा क्वेश्चन है बच्चों, ज़रा गौर से देखिएगा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? बोला एक्सप्लेनेशन कीजिए, व्याख्या कीजिए, विस्तृत रूप में जानकारी दीजिए कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है तो क्यों है, क्यों पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। छठा बच्चों, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 सब है ना, 1 तक है, गुना 1 प्लस 5 बोल रहा है भाज्य संख्या क्यों है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, हैं। देखिए बच्चों यहाँ कुछ मिस हो गया। हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं,
अभाज्य संख्या असंख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 6 है तो 2 गुना 3 कौमा 18 है, 2 गुना 3 दूतिया 6 छत्री 18 गुना 3 भाज्य संख्या है परंतु भाज्य संख्या है परंतु गुणनखंड करने पर भाज्य संख्या परंतु गुणनखंड करने पर अभाज्य संख्या का गुणनफल प्राप्त होता है। क्या देखे बच्चों, देखिए इतना जो है इसको आप जोड़ घटाव कीजिएगा तो भाज्य संख्या आएगा। पहले देख लीजिए, तो इसको समझाते हैं आप लोगों को। देख लीजिए, तेरह सत्ते 91 91 और 11, 91 को 11 से 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 10, उसमें 13 जोड़ दीजिए, 3 1 4 1014। यानी कहने का मतलब है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 बराबर कितना है 1014 आया। ठीक है, और इसको अगर कर लेते हैं बच्चों तो देखिए, तो 7 छक्के 42, 5 दूनी 10 रहने देते हैं 42 और 4 तिया 12, 42 और 12 गुना कीजिए, 7 छक्के 42 और 12, 42 और 12 84 42, 4 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 5 दूनी 10, अब उसमें जोड़ेंगे 5, यानी 5 0 45, 5 0 45। अब ये बताइए कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। सम संख्या है तो भाज्य संख्या ना होगा, ये 2 से कटेगा, सम संख्या से कटेगा। ये 5 0 4 5 है तो 5 से कटेगा, तो ये भाज्य संख्या ना है। यानी इसका फैक्टराइज करिए, गुना जोड़ घटाव भाग किए तो पता चल गया कि भाज्य संख्या है। इसका भी गुना करके लाए तो समझ गया, पता चल गया भाज्य संख्या है। तो क्या लिखे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को, यानी इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, लिख सकते हैं। जैसे 6 है तो 2 गुना 3, अब ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो देखिए 2 गुना 3 हुआ तब नहीं भाज्य संख्या है। यानी ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ये साबित कर रहा है। मान लीजिए 18 ही है तो ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 3 से कटेगा, 18 से भी कटेगा, तब नहीं भाज्य संख्या है। इसी तरह ये जो है ना, इसका गुना भाग करके लाया 214 आ गया, तो ये बताइए ये कटेगा नहीं कटेगा 2 से, और संख्या से भी कट सकता है, आएगा तो। इसको भी किए तो इतना है, तो ये 5 से कट रहा है, ये भी भाज्य संख्या है। यानी कि ये साबित करता है कि किसी भी संख्या भाज्य संख्या को
हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और उसको गुणनफल कर सकते हैं। भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। समझे मेरी बात को? तो वही बात है, वही साबित करना था कि क्या ये भाज्य संख्या है कि नहीं था। हाँ, यह भाज्य संख्या है, यही साबित करना है। तो लिखेंगे इसलिए यह साबित हुआ कि दोनों भाज्य संख्या है। आंसर, ये आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये लैंग्वेज के हिसाब से है कि कह रहा है, साथ देखिए बोल रहा है कि जांच कीजिए कि जांच व्याख्या कीजिए इतना और इतना भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो इसलिए है कि जब हम भाज्य संख्या को गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आता है हमको कोई भी भाज्य संख्या। जैसे हम इसी को किए हैं तो इस टाइप से है कि नहीं है, हैं? इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा अंदर में, 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1 बच जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 13 गुना 11 7 77 और 1 78 और इसको कीजिएगा तो इतना आएगा 1014। यानी क्या देखें आप, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी ये अभाज्य है, अभाज्य है, ये भी रूप लिख सकते हैं आप भाज्य संख्या को। नहीं बोले थे आप लोगों को, भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में भी लिख सकते हैं और भाज्य के रूप में भी लिख सकते हैं। समझ गए ना आप कि और समझाने की जरूरत है। ये लैंग्वेज है बाबू, साफ साफ हम आपको लिख दिए हैं। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या, बाबू ये भाज्य संख्या है, यो भाज्य संख्या है, यो सब भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या ये भी है, ये भी भाज्य संख्या है। यानी किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल, यहाँ गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, तो ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य ना दो, क्या अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये भाज्य संख्या है परंतु गुणनखंड करने पर अभाज्य संख्या का गुणनफल प्राप्त होता है। तो इसलिए यह साबित हुआ कि दोनों भाज्य संख्या हैं। देख सकते हैं आप, और कुछ नहीं बोलना था, यही बोलना था। इसको छापिए। सातवां क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आ रहा, देख सकते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी रास्ता है, वृत्त की तरह समझते हैं, रिंग टायर जैसे, रिंग जैसे रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसी भी लड़की को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, जेंट्स है, 12 मिनट समय लगते हैं। यानी उसको 18 मिनट और इसको 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चले, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। जानते क्या कीजिएगा आप, जब इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो आराम से 18 और 12 का लॉसर ले लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। और जो एलसीएम आएगा लिख दीजिएगा, 36 आवे, 35 आवे, 72, कुछ भी आवे, कि इतना मिनट बाद दोनों एक ही यानी प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बताते हैं आप लोगों को। 7वां क्वेश्चन है, देखिए बच्चों क्या कर रहा है। ये खेल का मैदान है, ठीक है, खेल का मैदान है, और बोल रहा है इसके चारों तरफ एक रास्ता है। इसके चारों तरफ क्या बच्चों, रास्ता है। समझ गए होंगे आप लोग, ये क्या बच्चों, रास्ता है,
ये रास्ता है चलने का। रास्ता है, ठीक है। मान लो ये प्ले ग्राउंड है, क्या प्ले ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है, ठीक। तो कह रहा है कि मान लिया जाए यहाँ से दोनों चलना आराम करता है। रवि कितना चक्कर मारता है? 12 मिनट में एक चक्कर, 12 मिनट में एक चक्कर, यानी प्रति चक्कर है ना जी। रवि का 12 मिनट और सोनिया का 18 मिनट। और सोनिया, गांधी नहीं, सोनिया है, सोनिया 18 मिनट प्रति चक्कर। कह रहा है रवि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, एक चक्कर मारता है 12 मिनट में, और सोनिया चलती है यहाँ से तो मारती है 18 मिनट में। लड़का फास्ट है, तेज़ी चलता है, वैसे भी जेंट्स फास्ट दौड़ता है, चलता फिरता है। तो बोल रहा है कि इसी स्थान पर दोनों कब मिलेगा, कितने देर बाद मिलेगा दोनों इसी स्थान पर। आप समझिए, अगर यहाँ से चले अभी दोनों को एक साथ, फटाक से 12 मिनट में पहुँच गया, 12 मिनट में ये यहाँ आ गया, ये 12 मिनट में कहाँ होगा, यहीं होगी, 12 मिनट में नहीं होगी वो, तब ना यहाँ से यहाँ 6 मिनट और लगता है इसको, समझ रहे हैं। यानी यहाँ से यहाँ 3 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ 3 मिनट, यानी 6 मिनट, 6 3 9 नहीं, 6 3 18 ना, मतलब 4 भागों कर दी इसको ना, तो 4 चौका 16 हो जाता है, 5 चौका 20 होता है, यानी कि 3.5 की रेट से चलेगी। तो यहाँ नहीं, यहीं पर होगी 12 मिनट में, और रवि यहाँ चला जाएगा, यानी फिर जब ये 18 मिनट में यहाँ जाएगी तो रवि यहाँ चल जाएगा। यानी इस हिसाब से देखना है कि कब यहाँ पर रवि से मिलता है। तो क्या कीजिएगा आप, 12 और 18 का क्या कीजिएगा, लॉस एलसीएम ले लीजिएगा। क्या लेते हैं, चूंकि प्रारंभिक स्थान पर उनको मिलने के लिए, चूँकि प्राथमिक स्थान पर उनको मिलने के लिए 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम लेना होगा, एलसीएम चैप्टर है ना बच्चों, एलसीएम एसएफ ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो इसीलिए 12,18, तो एलसीएम अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा, इसलिए 12 बराबर 2 गुना 2 4 तिया 12, 18 बराबर 2 गुना 9 3 तिया 9, तो 12 और 18 का एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 2 दोनों में है, ठीक है, 3 नहीं है, 3 दोनों में है, ये वाला 3, और जो है उतार ले 2 गुने 3, 2 गुने 3 क्या देखें, 6 36, यानी होगा। इसीलिए वे दोनों एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे।
मिलेंगे आंसर। समझे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया, यानी दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 1.2 का यानी प्रश्नावली 1.2 का आखिरी क्वेश्चन था। आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन का घंटी दिया हुआ है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ यूट्यूब पर वह आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।